हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, चैप्टर हमारा चल रहा था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नेम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान चैप्टर है। मतलब इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके नीट वगैरह के एग्जाम में, सीबीएसई में, तो केवल अगर न्यूमेरिकल आएगा तो केवल फार्मूला बेस होगा और सिंपली तुम्हें बहुत ज़्यादा फार्मूले भी चैप्टर में याद नहीं करने। मतलब हल्का सा अगर आपको सिंपली 4 चीज़ें याद हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसकी हाफ लाइफ, इनके फॉर्मूले याद हैं और बस और थियोरेटिकल पॉइंट याद हैं, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा। तो हम ये कौन सी सीरीज पर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन फर्स्ट स्टेप सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप सीरीज उनके लिए है बेसिकली जिन बच्चों ने एक बार भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ी है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। चलो हाँ, तो ये हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, हाफ लाइफ से नाम से भी पता चल रहा है किसी रिएक्शन की आधी जिंदगी खत्म हो गई, हाफ लाइफ है ना। द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब अगर शुरू में कोई कंसंट्रेशन x थी किसी भी रिएक्टेंट की, तो उसके बाद जो कितनी बच जाएगी, x/2 बच जाएगी। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ। टी मतलब नॉर्मली हम टेम्परेचर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाफ मतलब कितना टाइम लग गया है आधे रिएक्शन को होने में। ठीक है, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय इक्वेशन 4.7। जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है? तो बाय इक्वेशन 4.7। तो 4.7 आपको पता होगा क्या है। अब देखो जरा, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, ये पढ़ा था ना आपने। आर क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो उसी तरह के लिख दिया, ये आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, यही तो हो गया के टी। ठीक है, तो अब टाइम कितना है? टाइम तो टी हाफ है, आधा टी हाफ मतलब कि जितना कोई भी रिएक्शन, द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज टाइम विच इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कितनी हो जाए, 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो टी इजिकल टू लग दिया टी हाफ, है ना, और आर रख गया 1/2 आर नॉट। मतलब ये क्या है, आर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, आर नॉट। ठीक है, और टी हाफ यानी हाफ टाइम जब हो चुका है तो कितनी बची, आर नॉट बाई 2। तो ये देखो 1/2 आर नॉट, है ना। ठीक है, अब पढ़ लो जरा, ये जीरो ऑर्डर की बात कर रही है। द रेट कांस्टेंट एट टी हाफ बिकम्स, कितनी हो जाएगी, के इक्वल टू, यहाँ पे रख दो, तो आर नॉट की जगह तो आर नॉट, और जो ये कौन सी कंसंट्रेशन है, ये है टी टाइम पर। तो यहाँ टी कौन सा टाइम है, टी हाफ है, तो टी हाफ टाइम पर ये कितनी बची थी, आर नॉट बाई 2, है ना, आधी बची थी, 1/2 आर नॉट। तो जब हमने ये निकाला तो ये कितना आया, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2k। ठीक है, इट इज क्लियर, ये क्लियर दैट टी हाफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। तो ये टी हाफ नज़र आ रहा है, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, के क्या है, के है रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान क्या रखना है, सिंपल निकल गया, वैल्यू डाली आपने और सिंपल निकल गया। अब बात हो रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने क्या पढ़ी थी, लॉग की फॉर्म में ये पढ़ी थी ना, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 आर नॉट, ये मतलब है ना, ये के टी, ये यहाँ पे आज देख लो। चलो, तो एक मिनट बच्चों, हाँ अब आई होगी साफ आवाज, है ना। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाई आर, है ना। आर नॉट क्या है जरा बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
तो टी हाफ पे आर जो बची हुई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, इनिशियल की बाई 2, तो आर नॉट बाई 2 ये हमने वैल्यू रख दी। तो कितना आया, के इजिकल टू 2.303 अपॉन ये टी कौन सा है, ये टी हाफ है, लॉग आर नोट क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन, जो फाइनल कंसंट्रेशन जो बची थी वो आधी तो खत्म हो गई थी, तो बची कितनी भाई, आधी बच गई, आर नॉट बाई 2 ये वैल्यू हमने रख दी। जब हमने ये सॉल्व किया तो टी हाफ 2.303 अपॉन 3 log 2 की वैल्यू डाली 0.301, तो टी हाफ आ गया 0.693 अपॉन के। एक चीज आप इस चीज में देखो तो यहाँ पे क्या कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बात हो रही है क्या, यहाँ तो कोई डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये पॉइंट याद करो, हाफ लाइफ नॉट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका टी हाफ है यानी कि हाफ लाइफ, वो किस पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है बच्चों, चलो अब जरा हम क्या पढ़ते हैं, एक मिनट है, हाँ तो ये पढ़ लेते हैं लाइन ये। इट कैन बी सीन दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज कांस्टेंट है, दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। मैंने यही बताया, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड, कहीं कुछ आर तो आ नहीं रहा तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इज रीडली कैलकुलेटेड, आराम से कैलकुलेटेड हो जाएगी फ्रॉम द रेट कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा। कोई भी एक चीज़ दी हुई होगी तो आप निकाल लोगे, भाई रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है तो टी हाफ निकल जाएगा, टी हाफ निकल दिया हुआ है तो आपका रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, हाँ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ ये पढ़ा था आपने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर नॉट, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता जीरो ऑर्डर में। तो ये पॉइंट जो है वो सीबीएसई बोर्ड वगैरह के लिए नीड मतलब थियोटिकल पॉइंट बन जाता है बाई चांस छोटा मोटा। चलो तो टेबल 4.4 समराइज करती है मैथमेटिकल फीचर ऑफ इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो और फर्स्ट को इन्होंने समराइज वे में कर दिया है, तो इसे जरा हम देखते हैं एक बार। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन टाइप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो जीरो ऑर्डर की बात करते हैं, तो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या था, जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो डी आर बाई डी टी डिफरेंशियल रेट लॉ। तो किसके था, आर रिएक्टेंट की पावर कितनी थी, रिएक्टेंट की पावर जीरो है ना, जीरो ऑर्डर है, रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, तो आर की पावर जीरो मतलब वन, यानी कि डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वन हो गया। ठीक है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के आर। आर क्या है, आर की पावर मतलब वन टू जो भी वन है ना। ठीक, एक मिनट इसे हटा दो, तो ये माइनस के आर बन गया। ठीक, अब आप जरा देख लो, अब इंटीग्रेटेड रोल जब इंटीग्रेटेड रेट लो हमने निकाला था सॉरी बच्चों, के टी इजिकल टू कितना था, आर नॉट, ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये आर जो टी टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ कितनी रिएक्टेंट है ना। और ये क्या निकाला और फिर जब हमने चलो जीरो ऑर्डर की बात कर लेते हैं, तो आर वर्सेस टी हमने क्या किया था, प्लॉट किया था, एक मिनट प्लॉट है ना। तो देखो ये यहाँ से कितना निकल गया, आर आप बताओ, आर कितना निकल गया, माइनस के टी और प्लस आर नॉट, यही तो आ गया। तो ये हम बना सकते हैं बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ग्राफ। तो बाई आर जो आ जाएगा, ये बाई में क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, ये आर, ठीक, एम एक्स और किसके बीच लिया है, टी के बीच में, तो एक्स पे क्या आ गया, टी के बीच में, प्लस सी, ये इंटरसेप्ट हो गया, आर नॉट ये इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। हाफ लाइफ कितनी थी जीरो ऑर्डर की, क्या बताया था, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड नहीं करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, आर नॉट बाई टू के यही आई थी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन, एक मिनट है ना, एक मिनट, ये जीरो ऑर्डर है ना, तो ये कितनी आई थी जरा बताओ जरा, आर नॉट बाई टू के आई थी है ना, आर नॉट बाई टू के आई थी जीरो ऑर्डर में। तो ये पॉइंट जरा थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। पूछा जाएगा कि हाफ लाइफ किसमें जीरो ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है या नहीं, तो आप बताओगे करती है, आर नॉट बाई टू के। और देखो इसमें कितनी आई थी टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर में कितनी आई थी, 0.693
बाई के। तो यहाँ पर कोई रिएक्टेंट की तो वैल्यू नहीं दी हुई ना, रिएक्टेंट तो कहीं आर नॉट कहीं कुछ नहीं दिया हुआ। तो अब पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या वो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो आप बताओगे कि नहीं कर रहा है। तो इसकी क्या थी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और ये वाली क्या थी, टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन देखो, आर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, डी आर बाई डी टी रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है माइनस के आर। तो जब हमने निकाली थी, एक तो ये थी एक्सपोनेंशियल आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी, फिर एल एन आर नॉट के टी इज इक्वल टू एल एन आर नॉट बाई ये आर। ठीक है, तो हमने जब ये इस तरह से हम लिखते थे, याद होगा, है ना, इसी तरह से निकल जाएगी कि के टी इजल टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। ठीक है, तो ये इन्होंने इस तरह दिया हुआ है, के टी इजल टू एल एन आर, ये इन्होंने एल एन, ये बन जाएगा आर नॉट बाई आर, यही तो बन जाएगा। तो इन्होंने इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने जो ग्राफ बनाया था, एक मिनट, थोड़ा सा घिचपिच हो गई है, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। इन्होंने जो ग्राफ बनाया था बच्चों एल एन आर वर्सेस टी का, कैसे बनेगा, देखो एल एन आर ये थी ना फर्स्ट ऑर्डर, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। ठीक, तो इसको तो मान लिया बाई इज इक्वल टू, ये हो गया एम, ये जो के है ये हो गया एम, स्लोप नीचे को जा रहा है, और ये एक्स हो गया, यानी कि बाई पर क्या बनेगा एल, एक मिनट, एल एन आर, और एक्स पे क्या बनेगा ये टी। ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या है एल एन आर नॉट, एम एक्स प्लस सी एल एन आर नॉट। ठीक है बच्चों, चलो, तो टी हाफ कितनी 0.693 बाई के, और सेकेंड इनवर्स इसका क्या है, यूनिट है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं सूडो। सूडो क्या, कहाँ वर्ड यूज किया जाता है जरा बताओ। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो मतलब होता है, क्या होता है सूडो मतलब झूठ, झूठ बोलना पाप है। चलो, तो सूडो रिएक्शन पढ़ते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज समटाइम अल्टर्ड बाय कंडीशन, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कभी कभी पर्टिकुलर कंडीशन में चेंज हो जाती है। कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सबस्टांस, दो सबस्टांस के बीच में एक रिएक्शन हो रही है। व्हेन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, मतलब ए है और बी है, और ए जो है वो तो बहुत सारा है, बहुत सारा। ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.01 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5 विथ 10 ml ऑफ वाटर, कितने ml, 10 ml ऑफ वाटर। ठीक है, ओह सॉरी, वही तो मैं कह रहा हूँ, 10 मोल ऑफ वाटर। ठीक, अमाउंट ऑफ द वेरियस कॉन्स्टेंट एट द बिगनिंग टी इज इक्वल टू 0 पे बात करें, एंड कंप्लीशन टी ऑफ द रिएक्शन आर गिवन एज अंडर। तो भैया ये रिएक्शन दी गई है टी इज इक्वल टू 0 पे, देखो ये कितना है 0.01 मोल, देख रहे हो, और ये वाटर जो है वो 10 मोल है। अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है। तो ये बन रहा है एसिटिक एसिड बन रहा है और इथाइल एल्कोहल बन रहा है। ठीक, तो ये कितना बचा 0 मोल, ये तो भाई खर्च हो गया किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ये 0.01 खर्च हो गया। तो इसमें ये घटेगा तो ये भी 9.9 मोल बच गया पानी। तो इसका मतलब आप देख रहे हो 10 में से 9.9 मोल तो पानी बच गया, मतलब लगभग बहुत सारा बच गया, सारा ही बच गया। तो ये बना कितना, 1 मोल से 1 मोल बन रहे थे, तो 0.01 मोल से 0.01 मोल बनेगा, और ये भी 1 मोल से 1 बन रहे थे, तो 0.01 से कितने बनेंगे 0.01 बनेगा। अब जरा ये खिचड़ी हटा दो। ठीक है, अब जरा ये खिचड़ी थोड़ी सी क्लियर कर देते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रही थी तो पानी पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, 10 मोल था, 9.9 तो बच भी गया है। सो इन द रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू के डैश CH3COOC2H5। ठीक है, इस पे रिएक्टेंट पे, और किस पे, दूसरा ये वाटर पे, ये वाटर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। अब द टर्म वाटर कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, इस वाटर को ना क्या ले लो, कांस्टेंट ले लो। द इक्वेशन थस बिकम रेट इक्वल टू के CH3COOC2H5, इसी पे डिपेंड मान लिया फिर
क्यों मान लिया कि भाई रेट को, ये वाटर जो है इसको भी एक तरह से कांस्टेंट ले लो, इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, 10 मोल था, लगभग सारा खर्च हो, तो K इक्वल टू K डैश H2O, यही तो हो गया, K डैश H2O। अब यही तो हो गया। तो एंड द रिएक्शन बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो रिएक्शन कैसे रिएक्ट करे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह रिएक्ट करिए। सच रिएक्शन आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये झूठी टाइप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वाटर पे डिपेंड ये नहीं कर रही है, मतलब डिपेंड क्या नहीं कर रहा है, ये वाटर है ही इतना सारा, तो हमने इसको एक कांस्टेंट मान लिया। जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन अनदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो C12H22O11 प्लस वाटर, ये जो केन शुगर है वाटर में डाला, ग्लूकोज में टूट जाता है और फ्रक्टोज में टूट जाता है, तो K हमने क्या ले लिया, केवल केन शुगर का, इसी पे डिपेंड कर रहे हैं, इस रिएक्टेंट पे। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन पे टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ द रिएक्शन, तो भाई टेम्परेचर का क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये तो जनरली सबको पता होगा। 1 मिनट कितना है एक बार देख लेते हैं, चलो बहुत कम है, अब आ जाता है। हाँ, तो ये तो सबको पता ही होगा कि भाई एक जनरल लेवल में, अगर मैं जनरल लेवल की बात करूँ तो सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल में ज़्यादा एनर्जी आती होगी, टेम्परेचर बढ़ता होगा तो मॉलिक्यूल में ज़्यादा एनर्जी आती होगी, तो फिर रिएक्शन थोड़ा तेज़ी से होती होगी, कोलेजन बढ़ता होगा। तो ये तो जनरली पता है, तो कैसे डिपेंड कर रहा है एग्जैक्ट हम जरा वो पढ़ेंगे अब। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर एसिलरेटेड बाय इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर एसिलेट मतलब बढ़ जाती है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, जब डीकम्पोजिशन होता है N2O5 का, द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मटेरियल टू डीकम्पोज इट 12 मिनट एट 50 डिग्री सी, तो आधा टाइम लगने में डीकम्पोज होने में कितना है, 12 मिनट है, 12 मिनट में ये रिएक्शन आधी हो जाती है। 5 घंटे लगेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर आप N2O5 को डीकम्पोज कर रहे हो तो लग रहे हैं 5 घंटे, और 50 डिग्री सेल्सियस को आप 50 डिग्री सेल्सियस पे आप N2O5 को डीकम्पोज कर रहे हो तो केवल 12 मिनट लग रही, इतना फर्क। एंड 10 दिन लग जाएंगे, और 0 डिग्री सेल्सियस पर कितने लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे। यू ऑल्सो नो डैट इन द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट, KMnO4 का मिक्सचर ले लो एंड ऑक्सैलिक एसिड का मिक्सचर ले लो, पोटेशियम परमैग्नेट गेट्स डीकलराइज, पोटेशियम परमैग्नेट का जो पिंक कलर होता है क्या हो जाएगा, डीकलराइज फास्टर एट हायर टेम्परेचर, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो डीकलराइज जल्दी होगा, देन दैट एट ए लोअर टेम्परेचर, अगर लोअर टेम्परेचर से हम कंपेयर करें तो। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए विद राइस इन द टेम्परेचर बाई 10 डिग्री, 10 डिग्री बढ़ाने पर कोई भी केमिकल रिएक्शन, द रेट कॉन्स्टेंट इज नियरली डबल्ड, तो रेट कॉन्स्टेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। आप अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड बाय आर्हीनियस इक्वेशन, तो आर्हीनियस जी ने इक्वेशन दी थी, तो उससे आप रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली समझ लोगे टेम्परेचर से क्या डिपेंडेंस हो रही है। इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय डच केमिस्ट J.H. वॉन हॉप, तो सबसे पहले प्रपोज करी गई थी किसने, वॉन हॉप, बट स्वीडिश केमिस्ट आर्हीनियस जो स्वीडन के केमिस्ट थे, प्रोवाइडेड फिजिकल जस्टिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, तो उन्होंने एग्जैक्ट जस्टिफिकेशन दिया और बताया एग्जैक्ट जो भी इंटरप्रिटेशन करना हुआ। तो भैया ये रिएक्शन आपको 100% याद करनी है। क्या है ये रिएक्शन, K इज इक्वल टू AE⁻⁻ तो अब समझते हैं जरा रिएक्शन क्या है ये। ठीक है, A इज द आर्हीनियस फैक्टर, A क्या है, आर्हीनियस फैक्टर है। ठीक, द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री मतलब एक्सपोनेंशियल से पहले,
इट इज़ ए कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर रिएक्शन। अब ये क्या है, ये जो ए होगा ना, ये जो ए होगा, ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, रिएक्शन के इजिकल टू, तो ये कह रहे हैं तो इट इज़ ए कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक टू ए अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक है ये। आर इज़ ए गैस कॉन्स्टेंट, तो आर तो पता ही है आपको, गैस कॉन्स्टेंट। ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी मेजर्ड इन जूल पर मोल, तो ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी है। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर मोल। जरा याद रख लेना, किसमें ध्यान आएगी, सीबीएसई बच्चों के लिए। ठीक, तो इन्होंने एग्जाम्पल से बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि भाई ये जरा एग्जाम्पल देख लो। देखो हाइड्रोजन है और आयोडीन है, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो पहले हाइड्रोजन आयोडीन ये इंटरमीडिएट बना रहे हैं और फिर ये HI बन गया और ये HI बन गया। तो इट कैन बी अंडरस्टैंड क्लियरली यूजिंग द फॉलोइंग सिंपल रिएक्शन। तो एक सिंपल रिएक्शन है ये क्या है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। तो देख लो जरा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन। तो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। तो ये आपस में कोलाइड होंगे, टकराएंगे, इधर से एक मॉलिक्यूल आएगा, इधर से मॉलिक्यूल आएगा, आपस में टकराएगा और एक इंटरमीडिएट बनाएगा, ये रहा इंटरमीडिएट। और ये होता है अनस्टेबल। भाई अनस्टेबल है तभी तो आगे टूटेगा ना, आगे प्रोडक्ट बना रहा है। अगर ये स्टेबल होता तो प्रोडक्ट ही क्यों बनाता। इट एग्जिस्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन ब्रेक अप टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। देन एक मॉलिक्यूल ये बन गया, एक मॉलिक्यूल ये बन गया। ठीक है, तो अब जरा ये देख लो। ठीक, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक, जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट को क्या बोला है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये रहा। अब आप इसको नज़र आ रहे हो, इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। अरे ज़्यादा हो है तभी तो अनस्टेबल है, तभी तो प्रोडक्ट की तरफ आएगा। इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, इन्होंने इसको बोला है एक्टिवेशन एनर्जी। फिगर 4.7 इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये रही पोटेंशियल एनर्जी के बीच में वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में एक ग्राफ बनाया। रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द प्रोफाइल ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। जब ये रिएक्टेंट ये है, ये आपस में रिएक्ट किए, एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसकी एनर्जी ज़्यादा थी। अब जब एनर्जी ज़्यादा थी तभी तो वो अनस्टेबल था, मतलब अनस्टेबल था तभी तो स्टेबिलिटी के लिए देखो प्रोडक्ट की एनर्जी और कम हो गई। देखो ये भाई ये जो जा रही है लाइन, ये रिएक्टेंट की एनर्जी जा रही है, ये कॉम्प्लेक्स की जा रही है जो इंटरमीडिएट बना था, उसके बाद ये प्रोडक्ट की जा रही है। सब एनर्जी इज रिलीज व्हेन द कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस। कुछ एनर्जी रिलीज होगी जब क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स बना है वो टूटेगा टू फॉर्म प्रोडक्ट। सो द फाइनल हीट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो फाइनल हीट निकलेगी, जो आप ये बात पढ़ते हो ना, ये रिएक्शन सर एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन ये एंडोथर्मिक है, तो ये डिपेंड करता है जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ऑल द मॉलिक्यूल इन द रिएक्टिंग स्पीसीज डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। अब ये भी बात सुन लो, ऑल द मॉलिक्यूल इन रिएक्टिंग, जो रिएक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल, डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक। ये जरूरी नहीं है कि वो सारे मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सब में सेम काइनेटिक एनर्जी हो। कुछ में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी और कुछ में कम भी एनर्जी होगी। सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल विद द प्रिसीजन। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने 2 मॉलिक्यूल की स्टडी कर ली तो बस ठीक है, बाकी मॉलिक्यूल भी इसी तरह होंगे, बस जब सबकी एनर्जी अलग अलग है। लुडविग बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल यूज स्टैटिकल। उन्होंने पर्टिकुलर एक डाटा लिया और उन्होंने बिहेवियर देखा मॉलिक्यूल का, किन मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का उनका देखा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी थी। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अनुसार द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में बी डिस्क्राइब बाय प्लॉटिंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो उन्होंने
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिए, मतलब कितने परसेंट ये इतने मॉलिक्यूल थे, कितने मॉलिक्यूल की एनर्जी इससे पर्टिकुलर डाटा से कम थी, कितने की ज़्यादा थी, तो NE/NT विद ए गिवन काइनेटिक एनर्जी E। ठीक है, तो ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग एनर्जीज एमंग गैसियस मॉलिक्यूल। तो ये देखो मोस्ट प्रोबेबल ये दिखाया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, कितने कितने ज़्यादा, ये इतने मॉलिक्यूल हैं, ये इतने मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे देखा ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल की ये वाली एनर्जी थी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। हेयर NE इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी E एंड NT इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। NT क्या बोले कि भैया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, और NE क्या है, NE इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद जिनके पास एनर्जी E है। ठीक है बच्चों, तो ये उन्होंने ये देखो, ये डायग्राम भी हम पढ़ेंगे, ये कौन सा क्या डायग्राम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जब उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हुई होगी, बढ़ी होगी, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी हुई होगी। तो उन्होंने ये देखा कितने मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही थी, और ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल हैं, है ना ये। ठीक, द पीक ऑफ द कर्व कॉरस्पॉन्डेंस टू द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ये देखो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। उन्होंने देखा मोस्टली ज़्यादातर मॉलिक्यूल की ये एनर्जी थी, इसको बोला उन्होंने मोस्ट प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी है काइनेटिक एनर्जी। देयर आर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी हायर और लोअर देन दिस वैल्यू। अब इससे ज़्यादा की, एक मिनट, हाँ, अब इससे ज़्यादा की एनर्जी वाले भी कम थे और इससे कम वाले भी कम थे। ठीक है, तो ये ज़्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे मिले, मान लो ये 100 ये मिले, और इससे ज़्यादा वाले मिले 60, और इससे कम वाले मिले 40, ऐसे समझ लो कुछ। When the temperature is raised, जब टेम्परेचर बढ़ाया गया, ये वाली बात कर रहे हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाया गया, द मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव्स टू द हायर एनर्जी वैल्यू। तो ये जो कर्व दिया ये तो था टेम्परेचर का, ठीक, ये T टेम्परेचर पे ये T टेम्परेचर पे ये कर्व, और T+10 मतलब जब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया, एक मिनट, जब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया तो ये कर्व आया है, ये कर्व आया, ये कर्व। ठीक, एंड द कर्व ब्रॉडेंड आउट, थोड़ा चौड़ा हो गया कर्व, है ना, थोड़ा ये नजर आ रहा होगा, चौड़ा हो गया। ठीक, अब देखो जरा समझो, दैट इज स्प्रेड टू द राइट सच दैट देयर इज ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद मच हायर एनर्जी। ये उधर को चौड़ा हुआ जहाँ पर मॉलिक्यूल की वो वाले मॉलिक्यूल थे जिनकी क्या थी, ज़्यादा एनर्जी थी। ये देखो ये चौड़ा हो गया ना, ये देखो ग्राफ को समझो, ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक, ये है ना, ये पॉइंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दिस एरिया शो फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल विच रिएक्ट एट T+10। ये वाला जो है, ये अगर हम बात करें, ये बात हो रही है, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल विच रिएक्टेड 10 डिग्री सेल्सियस जब हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो ये देखो मॉलिक्यूल की एनर्जी। ठीक है, हाँ, हम कहाँ थे, हाँ, द एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी कॉन्स्टेंट सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 एट ऑल टाइम। अब जो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी एट ऑल टाइम, एक ही रहेगी। वी कैन मार्क द पोजीशन ऑफ EA, हम क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं पोजीशन ऑफ EA। ठीक है बच्चों, चलो, ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 4.9, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब देख लो जरा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब देख लो इसको सही से, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, हाँ, ये
इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस इंक्रीजेज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं। कौन से वाले? जो कोलाइड करेंगे विद एनर्जी ग्रेटर देन ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा जो कोलाइड करेंगे। इट इज़ क्लियर, जब भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो वाले मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, उनका फ्रैक्शन बढ़ जाएगा जो कोलाइड करने वाले हैं ग्रेटर विद एनर्जी ग्रेटर देन ई ए से, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होंगे। भाई जो मॉलिक्यूल के एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी वही कोलाइड करेंगे, वही आगे को प्रोडक्ट बनाएंगे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट इन द कर्व T+10 जो 10 डिग्री सेल्सियस से आपने बढ़ाया, द एरिया शोइंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी गैस डबल लीडिंग टू डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। ये देखो, ये जब आप ये देख रहे हो, ये तो टी का ग्राफ था, ये टी का ग्राफ था, ये और ये T+10 जो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो ये देखो ये आपका ये बन चुका है, ये एक्स्ट्रा एरिया ये जो आया है इसकी बात हो रही है ना। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब रिएक्शन जल्दी होगी, ज़्यादा होगी। इन द आर्हीनियस इक्वेशन 4.18 जो आर्हीनियस इक्वेशन है ये K = A e की पावर -EA/RT, ठीक, तो मैंने लिखी हुई है पहले से ही। द फैक्टर जो इसमें e की पावर -EA/RT है, ये कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रैक्शन, उन मॉलिक्यूल को बता रहा है जो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं ग्रेटर देन द EA, जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। टेकिंग नेचुरल लॉग ले लो बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। अब इसका मैंने नेचुरल लॉग लिया, K = A e की पावर EA/-EA/RT, बोथ साइड नेचुरल लॉग लिया, तो ln K = ln A e की पावर -EA/RT, है ना, यही तो हुआ। तो ln K = ln A हो गया, ये ln A हो गया, प्लस क्या हो गया ln E की पावर -EA/RT, तो ln K = ln A प्लस ये EA/RT आगे आ जाएगा, ln E हो गया। तो ln E की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ln K = ln A -EA/RT, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये थोड़ी NCERT जो गैप करती है, बस यही करती है जो बच्चों को थोड़ी सी समझ में भारी पड़ती है। द प्लॉट ऑफ ln K, अब इसके ln K के बीच में एक प्लॉट बना दो, वर्सेज 1/T, एक 1/T के बीच में बना दो, यानी कि y पे क्या रखो ln K, ठीक है जी, और x पे क्या रखो 1/T, ठीक है जी, ठीक। तो m तो कितना हो गया स्लोप? -EA/R, यही तो हो गया स्लोप। कितना हो गया? स्लोप हो गया -EA/R, ठीक। गिव द स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इन फिगर 4.10। तो 4.10 कहाँ दी हुई है वो हम देख लेंगे, ये दी हुई है। ln K मैंने क्या बोला? ln K के बीच में रखो, फिर मैंने बोला 1/T के बीच में रखो, ठीक है जी, 1/T के बीच में रखा। तो स्लोप कितनी आई? -E/R, तो यही स्लोप बोल रहा था मैं, -EA/R। इंटरसेप्ट हो गया ln A, ये होगा mx + c, ठीक है, ln A, ठीक है। Thus it has been found from Arrhenius equation 4.18 that increasing the temperature, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, और डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, दो तरीके हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो या एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दो, will result in an increase in the rate of reaction and an exponential increase in the rate constant। तो ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो क्या बढ़ जाएगा? एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। भाई ये समझ लो, अगर पहले आपने क्लास में बच्चे थे 40 नंबर वाला पास, तो आपने क्या किया, या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होने चाहिए, तो आपने 40 नंबर वाला पास था। बहुत सारे बच्चे, 3 बच्चे ऐसे थे जो 38 नंबर थे जिनके, तो अब आपने 40 नंबर ना रख के आपने क्या कह दिया? आपने कह दिया कि भैया 35 वाला पास है। पता चला 38 वाले सारे पास हो जाएंगे, फिर तीनों बच्चे पास हो जाएंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपने अगर कम कर दी, पासिंग मार्क्स कम कर दिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ जाएगी ना, ठीक। तो स्लोप -EA/R एंड इंटरसेप्ट ln A, सो वी कैन कैलकुलेट EA कर सकते हैं एंड A करते हैं यूजिंग दीज वैल्यू। अब इन वैल्यू से हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखो जरा, अब थोड़ा सा ये भसड़ सी हटा देते हैं, ठीक। तो ln K1, ये ln K1 आ गया, एक मिनट, हाँ, -EA/R, ये ln K1
T1 टेम्परेचर पे प्लस ln A। अब टेम्परेचर T2 पे भी आप इक्वेशन ऐसी बना सकते हो, ln K2 माइनस EA/RT2 प्लस ln A। सिंस A इज कॉन्स्टेंट, एक तो कॉन्स्टेंट है फॉर ए गिवन किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, सबसे पहले ही बताया था E क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर था, ये तो कांस्टेंट है किसी एक रिएक्शन के लिए, ठीक। K1 K2 आर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ये तो रेट कांस्टेंट है एट टेम्परेचर, एक T1 टेम्परेचर का K1 है और T2 टेम्परेचर पे K2 है, ठीक है बच्चों, रेस्पेक्टिवली। सबट्रैक्टिंग सब उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 4.20 फ्रॉम 4.21 में से, तो ln K2 माइनस ln K1 EA/RT1 माइनस EA/RT2, तो ln K2 बाई K1, ये ln K2 माइनस ln K1 मतलब ये K2 के नीचे आ जाएगा, तो इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2, यही लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो log K2 बाई K1 EA अपॉन कितने से 2.303 से इंटू हो जाता है, ये सबको पता है भाई, यहाँ पे इंटू हो जाएगा 2.303 हो जाएगा, तो ये इधर को चला जाएगा नीचे, ठीक। 1/T1 माइनस 1/T2, तो log K2 माइनस K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, बहुत सारे नहीं करने, बस 4-5 ही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देख लो जरा क्या है। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन 500 और 700 T1 T2 दे रखे हैं, ठीक है भाई, T1 T2 दे रखे हैं, वैल्यू लिख देंगे हम, ठीक। 0.02 सेकेंड इनवर्स एंड 0.07 सेकेंड इनवर्स रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA एंड A, तो ये फॉर्मूला लगा दो, log K2 बाई K1 EA इज इक्वल टू 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, तो ये इन्होंने वैल्यू लगा दी कितनी, log K2 की वैल्यू कितनी है 0.07, K1 की वैल्यू कितनी है 0.02 अपॉन EA 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन, जूल ये क्या होती है R की वैल्यू 8.314 है ना, जूल पर मोल केल्विन, यही तो होती है, तो इन्होंने वैल्यू लगा दी और ये टेम्परेचर लगा दिया। अब देख लो T2 कितना है 700 पे, T1 कितना है 500 पे, अपन ये सॉल्व करके ये आ जाएगा, जो भी जल्दी देख लेना, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। अब आ जाएगा हमारा, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक, नो दिस इज द सेकेंड लास्ट टॉपिक। सो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो भाई कैटलिस्ट क्या करते हैं जरा बताओ जरा, आपने नॉर्मल पढ़ते आ रहे होंगे 10th 11th से। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, ठीक। एक कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ ए रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंजेस, अपना उनका कोई केमिकल चेंज नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MnO2 कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन सो एज टू इंक्रीज इट्स रेट कंसिडरेबली। 2KCl और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक, 2KCl और 3O2 में टूट रहा है, तो ये MnO2 की प्रेजेंस में टूट रहा है। द एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी थी ना इंटरमीडिएट, एक मिनट बच्चों जरा वॉइस, हाँ, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कंसर्न ए कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई कैटलिस्ट मान लो, बाय फॉर्मिंग टेम्पोरेरी बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाता है जो इंटरमीडिएट आपने देखा होगा, जैसे आपने ये देखा था ना हाइड्रोजन प्लस I2 मिल रहे थे, तो आपने ये देखा था हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये आयोडीन, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा था, इंटरमीडिएट बना था। विद द रिएक्टेंट रिजल्टेंट एंड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, तो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था, दिस हैज ए ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंट एंड डिकम्पोज टू यील्ड प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट। तो पहले क्या करता है रिएक्टेंट, किससे करता है, कैटलिस्ट से एक बना लेता है इंटरमीडिएट, फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है ना, तो ठीक इंटरमीडिएट बन जाता है। हाँ, it is believed that the catalyst provide an alternate pathway or reaction mechanism by reducing the activation energy between the reactant and the product and hence lowering the potential energy barrier as shown in figure 4.11। तो ये क्या करते हैं कि एक ये हो गया
पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये देखो रिएक्टेंट का रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन ऐसे जा रही थी कि भैया ये एनर्जी का जो बैरियर था इसको क्रॉस करना, इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट में आपस में मॉलिक्यूल में, तब आप नीचे जाओगे। तो ये क्या करते हैं कैटलिस्ट, एक अलग रास्ता बना देते हैं, एक अलग रास्ता बना देते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट तो ये है और एनर्जी एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट ये देखो, है ना, ये देखो एनर्जी एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट, तो ये तो यहाँ से यहाँ हो गई। और इन जब किसके कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ये देखो अब जैसे आपको कोई पर्टिकुलर ये पहाड़ है, ठीक, आपको पर्टिकुलर इस पहाड़ को जाना है, ये जाना है और यहाँ पर पहाड़ को पार करना है। तो दो तरीके हैं, एक तो इतनी एनर्जी लो जाओ ऊपर तक चले जाओ फिर आओ, और एक तरीका ऐसा है यहाँ कोई छेद वेद दिख गया या कोई ऐसा रास्ता दिख गया जो इसके बीच में है, तो आप ये करके इधर को जाके फिर आ जाओगे। तो ऐसे ही कुछ कैटलिस्ट ढूंढ निकालते हैं, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम आर्हीनियस इक्वेशन से क्लियर 4.18 दैट लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, उतना ही फास्ट रिएक्शन होगी। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट कैन कैटलाइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कैटलिस्ट का छोटा सा ही काम चाहिए, छोटा सा ही, मतलब ऐसा नहीं 100 ग्राम 500 ग्राम 1000 ग्राम, छोटा सा कैटलिस्ट है 10 mg 20 mg चल जाएगा काम। अब देखो ये जो जितने भी आप एंजाइम देखते हो बॉडी में जो खाने को पचाते हैं, ये थोड़ी सी इनकी अमाउंट होती है और यही क्या करते हैं बहुत बहुत खाना डाइजेस्ट कर देते हैं। एक कैटलिस्ट कहीं पर मैंने शायद पढ़ा था कि अगर बिल्कुल भी एंजाइम की प्रेजेंस ना हो तो पता में 10 साल लगेंगे 2 बार का खाना को पचाने में, कुछ ऐसा था डाटा, आई थिंक ऐसी जो भी था। एक कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी, ये गिव्स एनर्जी को चेंज नहीं कर रहे, ये डेल्टा जी ऑफ ए रिएक्शन है ना। इट कैटलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये कैटलाइज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कर देते हैं, बट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिएक्शन खुद हो रही है वो स्पॉन्टेनियस होती है, वो है ना, जिसमें उसकी उस पर्टिकुलर एनर्जी है ना। गिव्स एनर्जी क्या होती है, क्या लिखा था, गिव्स एनर्जी बताओ क्या थी। तो जो एनर्जी स्पॉन्टेनियस है, जो इतना क्या है फ्री वर्क कर पा रही है, मतलब जिसके अंदर खुद एनर्जी है, जो स्पॉन्टेनियस है, वो उसको करेंगे ये, जो हो ही नहीं पाएगी रिएक्शन, ऐसा नहीं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो की हो जाएगी, उनकी स्पॉन्टेनिटी बन जाएगी। इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट ए कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, को भी छेड़ेंगे नहीं वो। अगर मान लो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पर्टिकुलर यहाँ ए जगह पर आ रहा है तो वो वहीं पर ही आएगा, पर्टिकुलर इस सिचुएशन पर आ रहा है तो वो वहीं आएगा, उसको नहीं छेड़ेंगे। फॉर ए रिएक्शन रेदर इट हेल्प इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर, ये क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम जो आने वाला था वो जल्दी आएगा इसकी प्रेजेंस। दैट इज इट कैटलाइज द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन ये जल्दी दोनों को कैटलाइज करते हैं टू द सेम एक्सटेंट सो दैट द इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेन्स सेम बट इज रीच अर्लियर। तो इक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो तो सेम रहेगी बट रीच अर्लियर, जल्दी आ जाएगा इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम आना था वो क्या आएगा, जल्दी आ जाएगा। ठीक। अब ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये क्या है, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कोलिजन क्या होते हैं कि भैया एक मॉलिक्यूल इधर को चला, एक मॉलिक्यूल इधर चला, एक मॉलिक्यूल यहाँ से चला और एक मॉलिक्यूल यहाँ से चला, एक मॉलिक्यूल इधर को चला और दूसरा मॉलिक्यूल इधर को चला। तो आप देख लो जो कोलिजन होगा, अच्छा वो आमने सामने से टकराएंगे तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। ये एक इधर को भाग रहा है, एक इधर को भाग रहा है तो अच्छा कोलिजन नहीं है, एक इधर को भाग रहा है इधर को भाग रहा है तो अच्छा नहीं है, तभी तो प्रोडक्ट एकदम से इजीली नहीं बन जाता, जो बनना है वहीं पे बनता है। ठीक है बच्चों, चलो जरा देख लो 1 मिनट। हाँ, तो आर्हेनियस इक्वेशन इज एप्लीकेबल अंडर ए वाइड रेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस कोलिजन थ्योरी विच वॉज डेवलप्ड बाय मैक्स स्टोन्स एंड विलियम लुइस इन 1916 से 18 में, प्रोवाइडेड लार्ज ग्रेटर इंसाइट इनटू द एनर्जेटिक एंड मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी आप पढ़ते हैं, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो कोलिजन थ्योरी किस पे है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो आपने गैसेस स्टेट में पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर एज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर,
तो भाई इन्होंने मान लिया है कि ये मुलायम नहीं है, ये है हार्ड स्फीयर। एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर। ये तब रिएक्शन मानी जाएगी जब आपस में मॉलिक्यूल क्या होंगे, टकराएंगे। द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, एक सेकंड में जितने कोलिजन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, पर्टिकुलर एक यूनिट वॉल्यूम में ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको जेड से डिनोट करते हैं कि भाई एक सेकंड में पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितने कोलिजन हो रहे हैं उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम दिया गया, उसको डिनोट किया गया भाई जेड से। अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक और फैक्टर है, वो तो है ही, विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दो फैक्टर हैं, एक तो क्या है एक्टिवेशन एनर्जी की इस एनर्जी से ज़्यादा हो तभी, जैसे आपके अंदर एनर्जी है आज, मान लो ऐसी कोई क्वांटिटी कहता हूँ 10 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, तब आप क्या कर सकते हो, तभी आप खेलने जा सकते हो या पढ़ सकते हो, ऐसा समझ लो। थोड़ा पढ़ाई में भी चाहिए, या खेलना ही बोलो, तो आप खेलने जा सकते हो। अब ये मुझे बताओ, आपके पास 8 एनर्जी है तो आप आराम ही करोगे ना, तो ऐसे समझ लो। तो रिएक्शन के मॉलिक्यूल भी आराम ही करेंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे आपस में कि भैया एनर्जी कम है, तो इससे इनको चाहिए कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी। सॉरी एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी, जो हमने पहले ही पढ़ लिया। फॉर ए बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो बाई मॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेम में, ये बना रहे हैं प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट इज इक्वल टू क्या है, जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आप कह रहे हैं सर आर्हीनियस जैसी जैसी लग रही है, यहाँ ए की जगह ये जेड ए बी। अच्छा ये बता कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड है या नहीं है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या थी, एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड जितने कोलिजन हो रहे हैं उसको नाम दिया गया था। वेयर जेड ए बी रिप्रेजेंट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी एंड ई की पावर, ये पॉइंट अच्छा है जो अब आ जाएगा, इससे रिलेटेड एक नीट में क्वेश्चन शायद पूछा गया था। एंड ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी रिप्रेजेंट द, ये वो वाले मॉलिक्यूल हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। ये वो मॉलिक्यूल हैं, एक मिनट, ये जनाब ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या ज़्यादा है। कंपेयरिंग विद आर्हीनियस इक्वेशन वी कैन से दैट ए इज रिलेटेड टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ए यही तो था आर्हीनियस में, तो ए इज रिलेटेड, किससे रिलेटेड हो रहा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इक्वेशन 4.23, भाई 4.23 क्या है, हटा दो सब ये कूड़ा करकट। Z इक्वल रेट इज इक्वल टू जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फेयरली एक्यूरेटली फॉर द रिएक्शन डेट इन्वॉल्व एटॉमिक स्पीसीज और सिंपली मॉलिक्यूल, बट फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बात करें सिग्निफिकेंट डेविएशन आर ऑब्जर्व। मगर अगर एटॉमिक स्पीसीज और सिंपली मॉलिक्यूल कर रहे हैं तब तो सही है, अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है तो थोड़ा डेविएशन देखा गया है। द रीजन कुड बी दैट ऑल कोलिजन डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो रीजन कुड बी दैट ऑल कोलिजन डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो सारे प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहे। एक ये मॉलिक्यूल आया आगे से लड़ा, एक सामने से लड़ा, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। एक ये आया, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, तो ये इधर को जाएगा, ये प्रोडक्ट में नहीं होगा। एक इधर को भाग रहा है, दूसरा इधर को भाग रहा है, नहीं होगा। एक मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, तो भी कोलिजन नहीं होगा। तो एक सही कोलिजन होना चाहिए। द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विद द सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए उनके पास टकराने के लिए, कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये देखो मैंने ओरिएंटेशन बताया ये, सो एज टू फैसिलिटेट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज इफेक्टिव कोलिजन, है ना। जैसे आपके अंदर जब एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी कम होगी, तो आप अच्छे से ज़्यादा अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे
और खेल भी नहीं पाओगे, है ना, खेल भी नहीं पाओगे। तो इफेक्टिव कोलिजन अच्छा है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक बच्चों, तो ये दिखाया हुआ है। अब देखो ये इसे समझ लो जरा थोड़ा सा। ये इन जनाब ने क्या बनाया, CH3Br। ये देखो CH3Br ये पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है। ब्रोमीन क्या है, पार्शियल निगेटिव है ना। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती तो अब ये जब आएगा न्यूक्लियोफाइल निगेटिव लेके, तो ये अगर ऐसे सामने से अटैक करेगा तो ये तो निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक, अगर ये पीछे से आएगी, ये देखो ये CH3OH ये बनना है प्रोग्राम। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये भी सामने से आए, ये भी सामने से आए, तो इधर को भागेगा, इधर को भागेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और ये अटैक करता है OH-, ये अटैक करता है पीछे से। अब भाई यहाँ पे ये निगेटिव जो है वो चीज़ पॉजिटिव पे ही तो अटैक करेगी, तो यहाँ पॉजिटिव है कार्बन पे, ये पीछे से अटैक करता है, तो ये धीरे धीरे अपने आगे को चल देंगे बेचारे चुपचाप। ये देखो ब्रोमीन धीरे धीरे तोड़ के चल देगा, इधर ये पीछे OH, तो ये इंटरमीडिएट बना और ये अब बन गया प्रोडक्ट, और Br- अलग हो गया बेचारा। डायग्राम शोइंग मॉलिक्यूल हैविंग प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेथेनॉल फ्रॉम ब्रोमोमेथेन, ये देखो मेथेनॉल फ्रॉम ब्रोमोमेथेन डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल as shown in figure 4.12. The proper orientation of reactant molecule leads to bond formation, whereas improper orientation makes them simply bounce back and no product are formed. ये देखो ये improper orientation में ये निगेटिव निगेटिव, ये एक मॉलिक्यूल इधर को आया, एक मॉलिक्यूल इधर को आया, ये भी निगेटिव चाहता, ये दोनों टकराए, एक इधर को भाग गया, एक इधर को बन गया, और क्या बन गया, नो कद्दू का प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा। ठीक, टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन अनदर फैक्टर P, अगर इफेक्टिव होना ना, इफेक्टिव पढ़ाई करनी, इफेक्टिव खेलना, तो एक और फैक्टर काम कर रहा है, कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर इज द इंट्रोड्यूस्ड। ये भी एक आया फैक्टर नया निकल के। पहले तो कह रहे थे कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी, एक्टिवेशन एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। फिर कहा ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए कि इधर से भी आए इधर से भी आए, ठीक है, एक दो पॉइंट। तो फिर ये क्या है, स्टेरिक फैक्टर आया, प्रोबेबिलिटी। इट टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट इन कोलिजन मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रोबेबली ओरिएंटेड हो, सही से ओरिएंट हो। ठीक है, तो ये लग गया P। फिर ZAB, ये वो मॉलिक्यूल है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी इन मॉलिक्यूल, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये वो वाले मॉलिक्यूल है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, ये बराबर है। Thus, in collagen theory of activation energy and proper orientation and the molecule together determine the criteria for an effective collagen and hence the rate of chemical reaction हो जाएगी, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, इनकी पूरी कंडीशन हो जाती तो पूरी कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो मॉलिक्यूल, ठीक है जी, वो मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। कोलिजन है, इधर को भाग रहा है इधर को भाग रहा है, तो प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए। और कोलिजन थ्योरी में इन्होंने पॉजिटिव स्फीयर माना था। कोलिजन थ्योरी आल्सो है सर्टेन ड्रॉबैक भी हैं, हर चीज़ के फायदे हैं नुकसान भी है। कंसीडर एटम या मॉलिक्यूल टू बी हार्ड स्फीयर माने एंड इग्नोर देयर स्ट्रक्चरल एक्सपेक्ट। तो उन्होंने स्ट्रक्चरल एग्जैक्ट नहीं देखी, बस इन्होंने मान के चलिए कि भैया ठीक है। यू विल स्टडी डिटेल्स अबाउट दिस थ्योरी एंड मोर ऑन अदर थ्योरीज इन योर, ऊपर की क्लास में जब ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो आप ये चीज़ देखोगे, ठीक है। तो ज़रा थोड़ा सा ये देखते हैं, समरी देखते हैं, इसी बहाने से आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट और समरी आप पढ़ सकते हो थोड़ी बहुत। क्या है, केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एस्पेक्ट टू रिएक्शन रेट इफेक्ट। केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे हो, रिएक्शन रेट, इफेक्ट ऑफ वेरियस वेरिएबल, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम कैसा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बनता है तब प्रोडक्ट बनता है। द रेट ऑफ ए रिएक्शन इन कंसर्न विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है पर यूनिट टाइम, है ना। इट कैन बी एक्सप्रेस एज इंस्टेंटेनियस रेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर, जैसे आप एक रिएक्शन करो एक पर्टिकुलर इस टाइम पे देखोगे तो इंस्टेंटेनियस रेट है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड एवरेज रेट ओवर ए लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ से यहाँ तक जब एक रिएक्शन चल रही है तो क्या है,
particular and average rate over a large a number of factors such as temperature concentration of reactant। भाई ये टेम्परेचर कितना है यही रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है, बताया था ना 10 डिग्री सेल्सियस बनाने पे ये चेंज हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, कैटलिस्ट का इफेक्ट डाला है, अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, मैथमेटिकली हमने देखा तो उसको डिनोट किया रेट लॉ से, तो है ना। इट हैज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, नहीं हो सकता एक्सपेरिमेंटली करोगे आप, ऐसा नहीं लगभग ये बता दोगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपने देखी थी, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखी थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी थी, उनकी हाफ लाइफ भी देखी थी, है ना, ठीक। रिएक्टेंट इज द पावर ऑफ इट्स कंसंट्रेशन विच अपीयर इन द रेट लॉ इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ ऑल सच पावर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहोगे, सम ऑफ ऑल सच पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टर्म, जो भी कंसंट्रेशन ऑफ टर्म की पावर फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट, अलग अलग रिएक्टेंट। रेट कांस्टेंट इज द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर, रेट कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर इन रेट लॉ। रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम रेट लॉ से आप ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन और रेट कांस्टेंट पता कर सकते हो। और इट्स इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी करी थी, वो y इज इक्वल टू mx प्लस सी से ग्राफ भी बनाया था, ठीक है, ठीक। मॉलिकुलरिटी इज डिफाइंड एज, मॉलिकुलरिटी क्या है, ओनली फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री जो मतलब सिंगल स्टेप में, एक ही स्टेप में काम चल रहा है, उसके लिए मॉलिकुलरिटी निकाल सकते हैं हम। इट वैल्यू आर लिमिटेड, 1 से 3 होती है मॉलिकुलरिटी, वेयर एज ऑर्डर कैन बी, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है 0। भाई मॉलिकुलरिटी मतलब मॉलिक्यूल 1 2, अब एक मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं, तो इन 3 किससे ज़्यादा का कहाँ, 4 का कहाँ ओरिएंटेशन होगा, 4 एक साइड में आए और प्रोडक्ट बना लें, बहुत मुश्किल से ही काम होगा। और इवन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन आर सेम, कोई भी जो सिंपल स्टेप में चल रही है, यानी कि एक स्टेप में चल रही है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बात हो रही है, तो उसकी मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेम होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जरा थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, और ये सीरीज चल रही है NCERT फर्स्ट स्टेप सीरीज। जो बच्चों ने एक बार भी NCERT लाइन बाय लाइन चल रही है, एक बार भी NCERT नहीं पढ़ी है, आप उसको अच्छे से पढ़ो, ये सीरीज प्रॉपर देखो, आपके बहुत अच्छे CBSE में मार्क्स आएंगे सब्जेक्ट में। IIT नीट के लिए पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा NCERT किस हिसाब से पढ़ रही हैं, बता रही हैं, और किस हिसाब से हमें कितना पढ़ना है। ऐसा भी ना हो कि आपने नीट और IIT कंपटीशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और जो मेन चीज़ थी वो सब बिल्कुल भूल गए। और काफ़ी आप अगर इस सीरीज़ को देखोगे तो आपके NCERT में बहुत डाटा दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। आप NCERT पढ़ो और कोई सा भी कंपटीशन क्लियर कर सकते हो। NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और केवल PYQ करके आप सेलेक्ट हो सकते हो। अंडर 100 रैंक लाने की सोच रहे हो, बात अलग है, लेकिन जनरली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट इट डिस्क्राइब बाय आर्हेनियस जी आए थे, उन्होंने बताया कि रेट कांस्टेंट का और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। K इज इक्वल टू 1 e की पावर माइनस EA बाई RT। EA कॉरस्पॉन्डेंट टू एक्टिवेशन एनर्जी, कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा जिन मॉलिक्यूल हो गए उसके बराबर तभी प्रोडक्ट बन सकता है। एंड इज गिवन बाय द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। एंड ए आर्हेनियस फैक्टर जो बताया था और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये किसको कर रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। द इक्वेशन क्लियरली शोज दैट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ये RT और लोवरिंग एक्टिवेशन एनर्जी कम करोगे, विल लीड टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट के प्रीमियर लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट जनाब क्या होते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, या अल्टरनेट एक अलग ही पाथ बना देते हैं। पहाड़ पे चलना था, यहाँ इतनी एनर्जी का ही, उन्होंने पहाड़ में ही कहीं रास्ता ढूंढ लिया और अपना सीधे जाके चले गए। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी अनदर फैक्टर P कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर और आ गया, विच रेफर टू ओरिएंटेशन। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि ठीक है भैया तुम्हारा एनर्जी तो बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन तुम इधर भाग रहे हैं, हम इधर भाग रहे हैं,
इसका तुम इधर अब आगे जा रहे हो, हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। मॉलिक्यूल विद कोलाई विच इज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कोलिजन थस मॉडिफाइंग द आर्हीनियस इक्वेशन को इन्होंने मॉडिफाइड करके कि भैया ये तैयार, ये वाली बढ़िया रहेगी, ये अच्छी लग रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो और आपका इसी के साथ खुशखबरी ये है कि आपका केमिकल काइनेटिक्स दी एंड, केमिकल काइनेटिक्स आपका इसी के बहाने खत्म हो गया है चैप्टर। किस अकॉर्डिंग? ओनली अकॉर्डिंग विद फर्स्ट स्टेप सीरीज, यानी कि फर्स्ट स्टेप सीरीज के अकॉर्डिंग तो आपका ये खत्म हो गया। अभी आगे कौन सी सीरीज आएगी? सेकेंड स्टेप सीरीज, उसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, थियोरिटिकल अच्छे से पढ़ाया जाएगा, इंटेक्स्ट क्वेश्चन होंगे और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।